हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरल फिजिक्स वेयर फिजिक्स इज मेड सरल फॉर नीट। तो जैसे मैं 5 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं फ्रॉम द रिस्पेक्टिव टॉपिक्स। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू द 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन गॉस लॉ और यू कैन से इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यू नो व्हाट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज? इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक बहुत ही ज्यादा, एक तो पहली बात इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं नीट एग्जाम में, आने के चांसेस होते हैं। इधर यू टॉक अबाउट जेई मेंस और नीट एग्जाम, फेवरेट टॉपिक है बिकॉज इसी में आता है आपका गॉस लॉ, जिसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा, साथ ही आपको मैं उसका जो कॉन्सेप्ट है वो डिटेल में समझा दूंगा। पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का एक इमेजिनरी तरीका होता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान लो ऐसे जा रही हैं, ये मेरी फिंगर्स हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। रास्ते में एक एरिया आ गया, एरिया कुछ भी हो सकता है, कॉपी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे मान लो ये डस्टर ले लूँ, ऐसे ये ऐसे, ये भी तो एरिया है ना एक। तो ऐसे मैंने रास्ते में एरिया रख दिया, तो ऐसे मेरी फील्ड लाइंस आ रही हैं, आ रही हैं। तो इसमें से कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस होंगी? 2 फील्ड लाइंस क्रॉस होंगी। सो दैट मीन्स जो मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो 2 फील्ड लाइंस के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। अगर मैं इसी एरिया को ऐसे रख दूं तो फील्ड लाइंस मेरी चारों की चारों इसमें से पास हो जाएंगी। मतलब एरिया को आपने कैसे रखा हुआ है इससे डिसाइड होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स उसमें से कितनी पास करेंगी और यू कैन से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसमें से पास करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, दैट गिव्स यू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इजीली अगर हमें कैलकुलेट करना है तो गॉस ने हमें एक लॉ दिया जिसको हम गॉस लॉ भी पढ़ते हैं, गॉस थ्योरम भी पढ़ते हैं। उसमें उन्होंने क्या बोला कि क्लोज्ड सरफेस में जितना नेट चार्ज है डिवाइड कर दो उसको एप्सिलॉन नॉट से, ये आपको दे देगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद दैट क्लोज्ड सरफेस। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है विच इज रिक्वायर्ड टू सॉल्व दीज न्यूमेरिकल्स। मैं साथ साथ भी इसके बारे में बताता जाऊंगा। क्लियर है? तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखो यहां पे 2 वायर्स दे रखी हैं। दीज आर द 2 पैरेलल इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर्स। तो 2 इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल वायर्स हैं जिसको मैंने एक दूसरे के r डिस्टेंस पे रख दिया है। मतलब ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? r। ये है वायर 1, ये है वायर 2 और ये दोनों की दोनों इनफाइनाइटली लॉन्ग हैं और पैरेलल हैं, जिनके बीच में डिस्टेंस है कैपिटल R। जो वायर 1 है उसके ऊपर जो चार्ज है दैट इज लैम्डा 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग। लैम्डा 1 इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटीज आपने पढ़ रखी होंगी इस चैप्टर में। चार्ज डेंसिटीज होती हैं चार्ज पर यूनिट समथिंग। तो इफ दिस इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर मींस लेंथ वाइज, तो दिस इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। ऐसी आपकी वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी भी हो सकती है, एरिया चार्ज डेंसिटी भी हो सकती है। तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 जो है वो वायर 1 और वायर 2 की लीनियर चार्ज डेंसिटी है। ठीक है जी। अब वो पूछ रहा है मेरे से फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन ईदर वायर। हमें ये निकालना है यूनिट लेंथ पे, या इसका यूनिट लेंथ लो या इसका यूनिट लेंथ लो, उसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है दूसरी वायर की वजह से। उसके लिए हमें एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। आई होप आपको क्वेश्चन आ गया समझ में। अब इसके लिए एक बेसिक नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब आपने पढ़ा है तो उसमें आपने एक केस पढ़ा होगा इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर का। उसको आपने कैसे सॉल्व किया था एक बार मैं आपको याद करवा दूं। ये वो वायर थी, मान लो मैं P पॉइंट पे निकालना चाहता हूं, तो मैं यहां से क्रॉस करता हुआ एक सिमेट्रिक सिलेंड्रिकल सरफेस बनाऊंगा। ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी होगी? L, जिसका ये रेडियस होगा R, और ये R वही डिस्टेंस है जो इस पॉइंट का है जहां पे मैं E निकालना चाहता हूं। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब होगा क्या, मुझे एरियाज लेने हैं। इस सिलेंडर पे कैसे कैसे एरियाज अवेलेबल हैं? एक तो एरिया यहां पे कुछ ऐसे अवेलेबल होगा, मतलब छोटे से पार्ट की अगर मैं बात करूं जिसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा। एक आपको यहीं पे मिलेगा एरिया जिसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा, और एक आपको मिलेगा यहीं पर ऐसे इसी के पैरेलल जिसका एरिया वेक्टर ऐसे नीचे की तरफ को होगा।
अब हमें यह पता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो होता है E डॉट ds, मतलब EDS cos थीटा। थीटा होता है एंगल किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपकी ऐसे है, समथिंग लाइक दिस, मतलब ऐसे आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ रहे हो ना, 3D शेप है ये, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड E के ये वाला एरिया वेक्टर और ये वाला एरिया वेक्टर क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अगर परपेंडिकुलर होगा तो यहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं जाएगा, तो बचा कौन सा, सिर्फ ये वाला जहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जाएगा। क्लियर है जी। अब मैंने क्या किया, क्योंकि इसी सरफेस से जाएगा, जैसे मान लो ये, जैसे ये मेरा सिलेंड्रिकल शेप है, ये मेरी जो फिस्ट है, यहां से आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं जाएगा, नीचे से नहीं जाएगा, सिर्फ ऐसे जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया से जाएगा। लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई RL, E इंटू 2 पाई RL, ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होगा, चार्ज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस Q इज एनक्लोज्ड बाय दिस क्लोज्ड सरफेस। अब बताओ इस सिलेंड्रिकल सरफेस ने कितना चार्ज एनक्लोज किया हुआ है, ये वाला इतना किया हुआ है, ये वाला। अब मुझे पता है कि इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है, मतलब पर यूनिट लेंथ जो चार्ज है वो L है, पर यूनिट लेंथ जो चार्ज है, सॉरी, वो लैम्डा है। तो लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्लियर है। और मेरी लेंथ कितनी चल रही है, L ही चल रही है, तो Q मेरा क्या हो जाएगा, लैम्डा L हो जाएगा। तो E इंटू 2 पाई RL दैट इज EQ हो जाएगा आपका लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, L से L जाएगा तो E बनेगा आपका लैम्डा अपॉन 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट। ये डेरिवेशन या ये एनालिसिस आप सब कर चुके होंगे अगर आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ लिया है। मेरा सिंपल सा पॉइंट यहां पर इस चीज को दोबारा बताने का ये है कि ये जो कॉन्सेप्ट है इसका एप्लीकेशन ये न्यूमेरिकल है। यहां पे आपको उसने 2 वायर्स दे दी, तो हम बेसिक तरीके से ही चलेंगे। जैसे यहां पे मैंने एक एनक्लोज्ड सिमेट्रिक सरफेस बनाया, सिमिलरली मैं यहां पर भी बना देता हूं। क्लियर है। तो इसी हिसाब से चलेंगे, क्वेश्चन यहां पर भी आपका सॉल्व हो जाएगा। चलो, अब उसने पूछा है मेरे से फोर्स ऑन ईदर वायर। ईदर वायर का मतलब है या आप इसके ऊपर निकाल लो या इसके ऊपर निकाल लो। अब मैं निकालने वाला हूं इसके ऊपर, इसके ऊपर निकालूंगा तो मैं एक अब यहां पे सिलेंड्रिकल सरफेस बनाऊंगा जो सिमेट्रिक होगा इसके अबाउट। तो वो कैसा बनेगा देखना ध्यान से, इट विल बी लाइक दिस। बन गया। यहां पे लेंथ में अज्यूम कर लेता हूं L, और रेडियस का काम कौन करेगा, जो इन दोनों वायर्स के बीच का डिस्टेंस है। निकालना मैं कहां पर चाहता हूं, इस पे। किसकी वजह से, इसकी वजह से। क्या निकालना चाहता हूं, फोर्स। क्यों लगेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाती है, बिल्कुल लगाती है। F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर किसी जगह पर, वहां पर अगर आप कोई चार्ज रखते हो तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो यहां पे चार्ज कहां पे है, ये वायर के ऊपर L लेंथ के ऊपर चार्ज होगा ना, कितना होगा, लैम्डा 2 उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी है। तो चार्ज कितना हो जाएगा, लैम्डा 2 इंटू L, दैट विल बी द चार्ज ऑन दिस पोर्शन। तो अब इसको वैसे ही वे में सॉल्व करते हैं। यहां पर देखो ये वाले जो एरियाज हैं, इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा, इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी ऐसे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और ये दोनों एरिया वेक्टर्स की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर है, तो वहां से तो फ्लक्स कोई जाएगा नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपकी वो फ्लक्स के लिए ये वाली रिस्पॉन्सिबल होगी। तो इसमें अगर मैं बात करूं E, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू दिस इज, let me just make it like this, E इंटू 2 पाई RL। समझ में आया कैसे बनाया मैंने, E इंटू 2 पाई RL। E जो था वो छोटे से सरफेस एरिया पे लिया मैंने, पूरा सरफेस एरिया कितना है, 2 पाई RL। गॉस लॉ कहता है इट विल बी इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो दिस विल बी E इज इक्वल, सॉरी, E इंटू 2 पाई RL। अब Q कौन सा लेना है इसमें हमने,
Q जो हमने यहां पे एनक्लोज किया हुआ है इस सरफेस में, ये वाला Q कितना होगा, दैट विल बी λ1 इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी और लेंथ है L, तो दिस विल बी λ1L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो L से L कैंसिल हो जाएगा, E आएगा मेरे पास λ1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब मुझे फोर्स निकालनी है किसके ऊपर, इसके ऊपर। यहां पे कितना चार्ज है, λ2 इंटू L। तो फोर्स जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से दैट इज इक्वल टू Q इंटू E, Q डैश ले लेते हैं इसको इस केस में, और यहां पे Q डैश इक्वल है आपका λ2 इंटू L इंटू E, दैट इज इक्वल टू F। अब मुझे निकालनी है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो दिस विल बी F अपॉन L का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, λ2 इंटू E, so that is equal to E की वैल्यू है λ1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। E की वैल्यू है λ1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ये बना आपका फाइनली एक्सप्रेशन, क्या बना, फोर्स जो फील हो रही है आपकी दैट इज λ1 λ2 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब अगर मैं उल्टा करता, अगर मैं इसकी वजह से इस पे निकालता तो कहां पे चेंज आता, तब मैं क्या करता, सबसे पहले तो मेरा जो डायग्राम बनता वो कैसा बनता, तब मैं ऐसा बनाता डायग्राम, ये बनता, तब मैं यहां पे निकालता फोर्स इधर को, ठीक है। तो दूसरी बात यहां पे क्या है कि यहां पे जब मैं ये वाला एक्सप्रेशन लगाता है इंटू 2 पाई RL इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये वाला जो Q एनक्लोज्ड है, तो इस केस में एनक्लोज्ड ये बनता, दैट मींस λ2L आ जाता है, यहां पे इधर 2L आ जाता, इधर 2 आता, ठीक है। फिर मैं F निकालता, तो F मुझे इस पे निकालना है, ये कितना चार्ज है Q डैश को मैं लिखता λ1L बना λ1E, तो ये बनेगा λ1 और ये बनेगा λ2। इवेंचुअली यही एक्सप्रेशन बनता, मैं ये बोल रहा हूं आपको। तो अ सॉर्ट ऑफ DNA आई हैव डन ऑफ दिस क्वेश्चन। मैंने इसका आपको कॉन्सेप्ट बताया, बेसिक का आया कहां से, उस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन एक क्वेश्चन है, कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं, इसकी वजह से उस पे फोर्स, उसकी वजह से इस पे फोर्स, ये सेम फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे यहां पे। आई होप आपको ये पूरे का पूरा क्वेश्चन यहां पे समझ में आ गया है, क्लियर है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां पे क्या है, 20 माइक्रोकूलम चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड अ क्लोज्ड सरफेस। एक क्लोज्ड सरफेस के अंदर 20 माइक्रोकूलम का चार्ज हमने रखा, तो उस सरफेस के साथ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक हुआ उसको हम फाई बोल रहे हैं, फाई। अब वो बोल रहे हैं कि 80 माइक्रोकूलम चार्ज इज पुट इनसाइड द सरफेस, उसी सरफेस के अंदर 80 माइक्रोकूलम को हमने रख दिया, तो फ्लक्स में कितना चेंज आएगा। देखो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, किसी भी क्लोज्ड सरफेस में अगर चार्ज Q रखा हुआ है तो उस सरफेस के साथ एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर फाई 1 जो फाई है आपका जो दे रखा है दैट इज इक्वल टू, ये फाई इस 20 माइक्रोकूलम की वजह से है, 20 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 10⁻⁻⁶ कर देते हैं इसको। अब मैंने क्या किया, 80 का चार्ज और उसमें डाल दिया, तो अब टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 100। फाई डैश विल बी 100 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चेंज कितने का आया, फाई डैश माइनस फाई का चेंज आया, 100 माइनस 20, 100 माइनस 20 क्या होगा आपका 80 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो मेरा चेंज आया है 80 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको मैं तोड़ के ऐसे लिख सकता हूं, फाई डैश माइनस फाई को मैं लिख रहा हूं डेल्टा फाई, 4 इंटू 20 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूं इसको मैं 80 को। ये जो क्वांटिटी है ये किसके इक्वल है, फाई के। तो जो चेंज आया फाई में दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स फाई।
ऑप्शन ए आएगा इसका करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो गॉस लॉ के ऊपर बेस्ड है ये, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन वी कैन एक्सपेक्ट, सिंपल है एंड अच्छे कॉन्सेप्ट पे बेस है, तो दीज को टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड इन योर नीट एग्जाम। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 8 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 3 k कैप। आपसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा जा रहा है थ्रू एरिया ऑफ 100 यूनिट्स इन द xy प्लेन। नो डाउट बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया को मल्टीप्लाई करना है। पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखी है वो 3 डायमेंशनल है। x एक्सिस में भी है उसका कंपोनेंट, y में भी है और z में भी है। पर मेरा जो एरिया है वो xy प्लेन में पड़ा हुआ है, तो मुझे ये देखना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट इसमें से पास करेगा। तो पहले हम थोड़ा सा ग्राफ बनाते हैं। यहां पे आप सबको पता होगा, अगर ये x एक्सिस है तो ये y एक्सिस होता है और ये बाहर की तरफ z एक्सिस होता है। x, y और बाहर की तरफ z। अब मेरा जो एरिया पड़ा है वो xy प्लेन। xy प्लेन ढूंढो कौन सा है, ये वाला जिस बोर्ड पे मैं लिख रहा हूं वो xy प्लेन है। तो ये वाला जो आपका ये 100 यूनिट का एरिया है। फील करना इसको पूरा। मुझे बताओ, आपकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस आपकी आई कैप में भी हैं ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी जे कैप में भी हैं ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी के कैप में भी हैं ऐसे। अब आप मुझे यह बताओ कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें से पास करेगी। क्या ये वाली करेगी? नहीं करेगी। मैं आपको ऐसे समझाता हूं, लेट मी जस्ट टेक द बुक। देखो यहां पे ध्यान से, ये ऐसे पड़ा है एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे, इस थिकनेस को भूल जाओ, एरिया ऐसे पड़ा हुआ है आपका। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस एरिया में से पास करेगी? नहीं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें से पास करेगी? नहीं। ये करेगी? बिल्कुल करेगी। ये कौन सा है? ये आपका z एक्सिस है। ये आपका z एक्सिस है, मतलब k कैप है। तो कहने का मतलब है जो इस एरिया का एरिया वेक्टर है वो ऐसे है, परपेंडिकुलर टू xy। परपेंडिकुलर टू xy आपका z होता है। तो मतलब 8 i कैप, 4 j कैप, 3 k कैप में से कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट इसमें से पास करेगा? 3 k कैप का। दैट्स इट। 3 into 100 300। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा आपका दैट विल बी 3 i कैप, सॉरी 3 k कैप। ये हो जाएगा, अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो 3 into 100, तो 300 यूनिट्स। आगे बात समझ में कैसे करना है आपको। इस क्वेश्चन को इमेजिन करना पड़ेगा, एरिया कैसे रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट उसमें से पास कर रहा है और फ्लक्स किसकी वजह से उसमें से पास करेगा। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है देयर इज अ क्लोज्ड सरफेस जिसका नाम है S। उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर है चार्ज Q1, बाहर है चार्ज Q2। Q1 इज इनसाइड एंड Q2 इज आउटसाइड। E जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी पॉइंट पर इस S सरफेस के ऊपर। फाई जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ओवर द S। टर्मिनोलॉजीज आई समझ में। आपको बताना है ये 4 स्टेटमेंट्स मैंने दी हैं, इनमें से इनकरेक्ट कौन सी है। आप एक काम कर सकते हो, वीडियो को पॉज कर सकते हो और एक बार सारी स्टेटमेंट्स को रीड करो ढंग से और चेक करो कौन सी स्टेटमेंट आपको गलत लग रही है। देन स्टार्ट द वीडियो एंड लिसन टू द डिस्कशन। हाँ जी, कर लिया ट्राई। चलो अब सुनो ध्यान से। सबसे जरूरी बातें जो आपको यहां पे पता होनी चाहिए वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो Q1 की वजह से भी होती है और Q2 की वजह से भी होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है?
Q1 और Q2 दोनों, मतलब अगर इन दोनों में से सिर्फ एक चार्ज भी है इलेक्ट्रिक फील्ड तब भी होगी। बट अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करूं वो सिर्फ किसकी वजह से है, Q1 की वजह से है। किसने बताया, गॉस लॉ ने। गॉस लॉ ने क्या बताया कि जो क्लोज्ड सरफेस के अंदर चार्ज होता है ओनली दैट चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर ये जो बाहर चार्ज रखा हुआ है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स तो इसके पास भी हैं, और आपने ही बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स जब किसी एरिया में से पास करती हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रूप ले लेती हैं। तो अब इसकी जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो इसमें से पास करेंगी, अगर पास करेंगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो इसकी वजह से भी होना चाहिए। बिल्कुल सही लॉजिक है, पर इस लॉजिक को कंप्लीट करो। इस Q2 चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाएंगी इस एरिया के थ्रू, वो इनकमिंग फ्लक्स और आउटगोइंग फ्लक्स सेम रहेगा। मतलब नेट फ्लक्स जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। जितना फ्लक्स इसकी वजह से एंटर कर रहा है उतना ही एग्जिट भी कर रहा है। तो नेट फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस चार्ज, दिस क्लोज्ड सरफेस S इज जीरो। आई एम टॉकिंग अबाउट चार्ज Q2। तो ऐसा नहीं है बाहर वाला जो Q2 चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं आ सकता, आता है, पर जितना आता है उतना निकल भी जाता है। जितना इनकमिंग है उतना आउटगोइंग है, तो नेट कितना बचा, जीरो। इसीलिए जो नेट एनक्लोज्ड चार्ज होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लक्स के लिए। इसकी वजह से बनने वाला फ्लक्स जितना अंदर जाएगा उतना ही बाहर निकल जाएगा, तो नेट जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए फाई के लिए सिर्फ Q1 रिस्पॉन्सिबल है। ये कॉन्सेप्ट की जानकारी होना बहुत जरूरी है आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। गलत स्टेटमेंट बतानी है ना, चलो। वो बोल रहा है अगर Q1 चेंज करे, ठीक है जी, तो E चेंज करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि E किस पे डिपेंड करता है, Q1 पे। फाई भी चेंज करेगा, फाई भी चेंज करेगा क्योंकि Q1 पे डिपेंड करता है। तो ये स्टेटमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, सही है। इफ Q2 चेंजेस E विल चेंज। Q2 चेंज करने से E चेंज हो रहा है, सही है। बट फाई विल नॉट चेंज, बिल्कुल सही है। फाई सिर्फ Q1 को चेंज करने पे होगा चेंज। इफ Q1 इज जीरो, अगर Q1 को मैं जीरो कर दूं, ठीक है, कर दिया। Q2 नॉन जीरो है तो E नॉन जीरो रहेगा। मतलब मैंने आपको बताया था E जो है वो इन दोनों की वजह से होता है। इनमें से एक भी चार्ज अगर रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। ये जीरो मैंने कर दिया, पर ये नॉन जीरो है। क्योंकि ये नॉन जीरो है इसलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी नॉन जीरो होगा। पर क्योंकि मैंने Q1 जीरो कर दिया तो फाई मेरा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, फाई मेरा क्या हो जाएगा, दैट विल बी जीरो। आई हैव डन द करेक्शन हेयर, वो बाय मिस्टेक मैंने नॉट इक्वल टू जीरो लिख दिया था यहाँ पे, पर यहां पर जीरो ही आएगा। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल मेरा सही हो गया, ये वाला स्टेटमेंट भी मेरा सही हो गया। अगर मेरा Q1 जीरो है तो मेरा फाई भी जीरो होगा, पर अगर Q2 नॉन जीरो है तो मेरा E नॉट इक्वल टू जीरो। अब वो बोल रहा है Q1 नॉट इक्वल टू जीरो है। अगर Q1 मेरा जीरो नहीं है तो फाई भी मेरा जीरो नहीं होगा, सही मैच बन रहा है। उसने बोल दिया Q2 जीरो हो गया। अगर Q2 जीरो हो गया तो क्या इसका मतलब है कि E जीरो हो जाएगा? नहीं, E Q1 की वजह से भी तो होगा। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है दैट इज इनकरेक्ट। ये वाली जो स्टेटमेंट है दैट इज इनकरेक्ट, ठीक है। सो दिस इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है अपने कॉन्सेप्ट को रिफाइन करने के लिए, समझने के लिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लोज्ड सरफेस कैसे कैसे हमारे इन क्वेश्चंस को चेंज कर सकते हैं और क्या कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। आपको बताना है इस क्यूब के साथ एसोसिएटेड टोटल फ्लक्स। फ्लक्स होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और वही यहां पे लगना है। तो क्या करो, माइंड में क्या आएगा, 2 + 1 + 4 + 3 + 6 + 5 + 8 + 7, 8 7 15 21 26 29, देन उसके बाद 33 36 माइक्रोकूलम आ गया टोटल। तो 36 माइक्रोकूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर दो, और एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दे रखी है, वहां से आंसर निकाल दो। ऐसा करने की सोचना भी मत, क्योंकि गलत है, ऐसा नहीं करना है। अब इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। देखो, मैं क्यूब लेता हूं और मैं इस क्यूब के किसी एक कॉर्नर पे चार्ज रखता हूं। अब ऑब्वियसली आपने ये पढ़ा होगा कि अगर
अगर चार्ज मेरा इस क्यूब के सेंटर में होता, चार्ज मेरा इस क्यूब के सेंटर में होता यहां पे, तो पूरे क्यूब से जो एसोसिएटेड फ्लक्स था वो क्या होना था, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एक फेस से एसोसिएटेड कितना हो जाना था, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। पर ये तब था जब आपके रखे हुए चार्ज के अराउंड जो एरिया वो सिमेट्रिक है। पर क्या यहाँ पे सिमेट्रिक एरिया है, इसके एक साइड में तो पूरा क्यूब और एक साइड में खाली है। तो पहले मुझे यहाँ पे इसको कुछ सिमेट्रिक वे में रखना पड़ेगा, तब मैं इस क्वेश्चन को कर पाऊंगा। ध्यान से देखना, मैं क्या करता हूं, कुछ इमेजिनरी क्यूब्स बनाता हूं। बन गया इमेजिनरी क्यूब, ये एक इमेजिनरी क्यूब बना, ठीक है। उसके बाद दूसरा बनाते हैं। समझ में आ रहा है कैसे बन रहा है, ये दूसरा बन गया। फिर तीसरा बनाओ, ऐसे बन गया तीसरा, बन गए। ध्यान से देखो, समझ में आ रहा है, 3 क्यूब्स बनाए मैंने, 1 2 और 3। क्या ये अब ये सिमेट्रिक हो गया? नहीं, अभी भी सिमेट्रिक नहीं हुआ। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, इमेजिन करो ये पूरा सेट मैंने कॉपी किया, पूरा सेट मैंने कॉपी किया और इसके पीछे रख दिया। समझ में आ रही है बात? ये थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। ऐसे 4 क्यूब्स को अगर मैं रख दूं तो ये वाला जो आपका चार्ज है वो सिमेट्रिक शेप में अभी नहीं आ रहा है, क्योंकि ये चार्ज के फ्रंट में है। ऐसे क्यूब्स, चारों क्यूब्स ऐसे फ्रंट में है। मुझे बिल्कुल सेम सेट इसके पीछे भी चाहिए, तब टोटल 8 क्यूब्स होंगे, वो 8 क्यूब्स के सेंटर में ही आ रहा है। फिर आ रही है बात आपको समझ में? तो टोटल 8 क्यूब्स चाहिए मेरे को यहां पे। टोटल 8 क्यूब्स अब जब मेरे होंगे तो उसमें चार्ज एनक्लोज्ड अगर मैं बोलता हूं क्यू है, तो मेरा फाई क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक क्यूब में से फिर कितना निकलेगा, दैट विल बी क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। ये समझ लो कॉन्सेप्ट। अगर एक कॉर्नर पे पड़ा है, चाहे ये कॉर्नर है, चाहे ये कॉर्नर है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। जैसे मान लो अगर मैं इस कॉर्नर की बात करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक क्यूब यहां बनाना पड़ेगा, एक यहां बनाना पड़ेगा और एक इधर बनाना पड़ेगा, 4 बन जाएंगे। वैसे ही सेट मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अब फ्रंट में रखना पड़ेगा। मतलब हमेशा मुझे 8 क्यूब्स ही रखने पड़ेंगे कॉर्नर वाले चार्ज को सिमेट्रिक करने के लिए। तो पूरे 8 क्यूब्स में से फ्लक्स जा रहा है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो एक में से कितना जाएगा, क्यू बाय 8। तो अब ऐसे कॉर्नर पे कितने चार्जेस हैं, हर कॉर्नर पे एक चार्ज है, मतलब हर चार्ज कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ये वाला चार्ज कंट्रीब्यूट करता है पूरे 8 क्यूब्स को। तो अगर मेरा जो क्यूब है, अगर मैं इस 1 माइक्रोकूलम की बात करूं जो इस वाले केस के कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो मुझे सिर्फ मतलब है ये माइक्रोकूलम इस क्यूब में से कितना कर रहा है पास, क्योंकि मेरे काम का ऑब्जर्वेशन का तो क्यूब यही है ना, तो वो कितना कर रहा है, क्यू बाय 8। सिमिलरली हर कॉर्नर वाले चार्ज के लिए क्यू बाय 8 ही निकल के आएगा। तो अब कैसे करेंगे इसको, तो अब इसको अगर हमने सॉल्व करना है तो हमें पता है हर कॉर्नर वाला चार्ज कितना कंट्रीब्यूट करेगा, क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। सो कितने चार्जेस है ये, 4 4 8। सो दिस विल बी टोटल फाई कितना हो जाएगा आपका, Q1 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे चलता जाएगा कहां तक, ये Q8 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। तो 1 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू Q8, टोटल 36 माइक्रोकूलम है, इनटू 10⁻⁻⁶। 1 अपॉन 8 और 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट कितना है, 4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻⁹, 36 इंटू 10⁻⁻⁶। So this will be 4 2s are 8, 2 18s are 18 9s होता है 162 पाई इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इंटू 10⁻³ वाला ऑप्शन जो है आपका वो आएगा। तो ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है।
अब देखो मैं एक दो शेप्स आपको और बताता हूं सो दैट इसी क्यूब वाले कॉन्सेप्ट में, ताकि ये पक्का हो जाए आपका अच्छे से, और कभी भी क्यूब का क्वेश्चन आए तो आप गलत ना करो। मान लो ये क्यूब है और चार्ज यहां पे रखा हुआ है। अब खुद सोचो इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए मुझे कितने क्यूब चाहिए, एक और चाहिए बस यहां पे। हो गया सिमेट्रिक दोनों जगह के लिए। तो अगर टोटल सेट से निकलने वाला फाई जो है वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो एक क्यूब से निकलने वाला कितना हो जाएगा, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब दूसरा समझो, अगर ये क्यूब है और चार्ज आपका यहां पर है, तब क्या करोगे, तब आपको क्या करना पड़ेगा इस केस में। तो इस केस में अगर आप चाहते हो कि आपका ये सिमेट्रिक बन जाए, देन इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू, एक आपको इसके पीछे बनाना पड़ेगा ऐसे, समथिंग लाइक दिस, ऐसे बनेगा, और सिमिलर सेट आपको इधर इसके नीचे बनाना पड़ेगा। ठीक है, लाइक दिस। इसी के पीछे ऐसे, यहां पे ऐसे, थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा आपको यहां पे कि ये कैसे बना। ठीक है, तो इस केस में कितने क्यूब्स मिलके इसको सिमेट्रिक कर रहे हैं, कितने क्यूब्स मिलके इसको सिमेट्रिक कर रहे हैं। जैसे यहां पे चार्ज रखा है, इसके फ्रंट में एक क्यूब, बैक में एक क्यूब। ठीक है, तो इसके नीचे ऐसे एक क्यूब, इसके ऊपर एक क्यूब, तो ऐसे करके सिमेट्रिक बन गया। तो टोटल जो फाई एसोसिएटेड है दैट इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। एक क्यूब से कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। बना के देखना इसको, डायग्राम को, डायग्रामेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। So I hope through these 5 questions you must have got a feel of electric flux, electric field, और कैसे हमने इन क्वेश्चंस को टैकल करना है। So just keep revising, मैं ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के 5 क्वेश्चंस के सेट्स लाता रहूंगा आपके लिए टॉपिक वाइज, so that you can easily check your preparation of the respective topic. Fine. So just keep revising, stay safe. I'll see you in the next video. Thank you.